तीर कमान खत्म हो गए हैं तो ब्रह्मास्त्र उतार दिया है। युवा मुख्यमंत्री हैं। ऐसा तो नहीं कि मत का दान करते समय मतदाता थोड़ा कंजूसी बरत ले बीजेपी के लिए। प्रत्याशी हैं, उनके घर तक ही सड़क नहीं है। घर के आगे सड़क पहुंचाना और मुझे तो लगता नहीं कि किसी के लिए भी संभव है। केदारनाथ वर्सेस धामी। ये मुखिया की छवि काम करती है। प्रधानमंत्री से किसी की कोई नाराजगी नहीं। आपने एक ब्राह्मण चेहरे को चुना है। पहाड़ की तो कोई भी सीट ऐसी नहीं कि जो जहां पर राजपूतों के अलावा कोई और डोमिनेट करता हो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ग्राउंड पे जो दिखाई देता है उससे ये तो लगता है कि हालात बीजेपी के इस समय खराब हैं और ऐसे में बीजेपी ने दो ब्रह्मास्त्र को ग्राउंड पे उतारा है। एक अनिल बलूनी हैं जो इस समय ओखीमठ की यात्रा पर हैं और दूसरे त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो हरिद्वार के सांसद हैं। माना यह जा रहा है कि बावई क्षेत्र जहां पर बीजेपी के प्रति काफी नाराजगी है वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का थोड़ा सा अच्छा प्रभाव देखा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तीर कमान खत्म हो गए हैं तो ब्रह्मास्त्र उतार दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ब्रह्मास्त्र है और वो तैनात हैं फील्ड में। आज से नहीं, हमेशा जब भी हम तो एक चुनाव जब होता है तो अगले दिन से आने वाले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सब जानते हैं कि सबसे मजबूत संगठन है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा पार्टी के अध्यक्ष हैं और स्वयं मुख्यमंत्री लगातार केदारनाथ क्षेत्र में प्रवास पर हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, वर्गीय सम्मेलन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर डटे हुए हैं। तो पार्टी का हर कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी तरह ऊर्जित है और पूरी ऊर्जा के साथ आशा नौटियाल को विधायक बनाना चाहता है। तो ये ऊर्जा आशा नौटियाल जो आपके प्रत्याशी हैं उनके चेहरे पे क्यों नहीं दिखाई देती? देखिए, जहाँ ऊर्जा पैदा होती है ना वो किसी को दिखाई नहीं देती। ऊर्जा का जो घर है जिसको पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई देती है और वो पूरे जो केदारनाथ विधानसभा है, हर गांव में, हर बच्चे के चेहरे पर, हर मतदाता के चेहरे पर वो ऊर्जा साफ साफ दिखाई दे रही है। और ये सब चीज़ें आने वाले 20 तारीख को जब मतदान स्थलों पर एक एक मतदाता जा कर के और जोश के साथ, उत्साह के साथ मतदान करेगा, उस समय दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं कि मत का दान करते समय मतदाता थोड़ा कंजूसी बरत ले बीजेपी के लिए? नहीं, मतदाता कभी कंजूस नहीं होता। मत का दान करते हुए मतदाता कभी कंजूस नहीं होता। और जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों की झड़ी लगाई है, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई है, अस्पताल, स्वास्थ्य हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जिस तरह के काम यहाँ पर हुए हैं, निश्चित रूप से उसका प्रतिफल जनता इस चुनाव में देगी। सर, आप कहते हैं विकास की झड़ी लगाई है, लेकिन आपके जो प्रत्याशी हैं उनके घर तक ही सड़क नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके गांव में तो बहुत पहले सड़क जा चुकी है। नहीं सर, उनके घर में सड़क, घर तक तो पहाड़ों में किसी के भी घर में सड़क तो नामुमकिन है। जो सड़क पर घर हो सकते हैं या कोई सड़क के किनारे घर बना सकता है। पहाड़ों में क्योंकि एक तो कोई मास्टर प्लान नहीं होता, गांव में कहाँ मास्टर प्लान होता है। अपने खेत है, जहाँ पर किसी ने अपना खेत देखा जो अपने अनुकूल रहा, वहाँ पर घर बना दिया। तो वहाँ पर घर के आगे सड़क पहुँचाना और मुझे तो लगता नहीं कि किसी के लिए भी संभव है। आप मुख्यमंत्री रहे हैं तो बचाव करना तो आपको बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से आता है। एक मेरा छोटा सा सवाल ये है, 2014 में प्रधानमंत्री देश के बनते हैं नरेंद्र मोदी। 2014 से लेकर 2024 तक हमेशा हर चुनाव पूरे देश में नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस या नरेंद्र मोदी वर्सेस अदर्स लड़ा जाता है। ये पहला चुनाव है जो मोदी के नाम पर नहीं, धामी के नाम पर लड़ा जा रहा है। केदारनाथ वर्सेस धामी। देखिए, जो उपचुनाव होते हैं उनमें और फिर एक सीट का चुनाव है,
उसमें स्वाभाविक रूप से जो प्रदेश की जो सरकार होती है, जो हमारी सरकार होती है, तो उसकी मुखिया की छवि काम करती है। मुखिया के कार्य ये परिणाम देते हैं और वो जनता उन्हीं पर फोकस्ड रहती है हमेशा। अगर बड़ा चुनाव होता है तो उसमें बड़े चेहरे होते हैं। अब आप देखिए कि जितने भी लोकल जो इस समय उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर कोई भी केंद्रीय नेता नहीं आते हैं, कोई भी ऐसे। लेकिन जहाँ पर झारखंड है, महाराष्ट्र है, या अभी इससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए, सब जगह पार्टी के बड़े लीडर जाते हैं। और इसलिए हमें समझते हैं कि केदारनाथ जैसे चुनाव विधानसभा के लिए हमारे मुख्यमंत्री पर्याप्त हैं। उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने जो विकास के काम किए हैं, उन्होंने जनता से जो वायदे किए हैं, वो मुझे लगता है कि पर्याप्त है। पर सर, देश का सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि चित्रकूट हारने के बाद, अयोध्या हारने के बाद, बद्रीनाथ हारने के बाद, मंगलौर, आप मंगलौर कहते हैं लेकिन देश में उसे हरिद्वार के नाम के तौर पर जाना जाता है, मंगलौर हारने के बाद अब आखिरी हिंदुत्व की जो सीट है वो केदारनाथ है। माना जा रहा है कि केदारनाथ, माना क्या, बहुत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव केदारनाथ सीट पर है। देखिए, प्रधानमंत्री से किसी की कोई नाराजी नहीं है, मैं जानता हूँ, किसी की। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा, अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे को भूल जाएं, उनको छोड़ दें, तो आम आदमी में प्रधानमंत्री के प्रति कोई भी नाराजी नहीं है। लोग उनके कार्यों से सदैव खुश हैं। आपने मंगलौर का नाम लिया, तो मंगलौर भारतीय जनता पार्टी के पास कहाँ सीट थी? वो तो बीएसपी के पास थी, बीएसपी से कांग्रेस ले गई। बद्रीनाथ सीट ये कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस ले गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो वहाँ पर वोटों का गेन ही किया है, प्राप्ति किए हैं। अब केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, अब फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। सर, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये तो वक्त के हाथ में है। अभी आप आए हैं यहाँ पर जी, तो आपका क्या टारगेट है? क्योंकि मैं हर एक से जब भी बात कर रहा हूँ तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात कर रहा हूँ, कास्ट समीकरण को लेकर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 55% ठाकुर वोटर हैं, 21% ब्राह्मण वोटर हैं। आपने एक ब्राह्मण चेहरे को चुना है, कहाँ से शुरुआत करेंगे? आप खुद एक ठाकुर नेता हैं। नहीं, ये सब ठीक है। ठाकुर नेता होने का मतलब ये नहीं कि ठाकुर ब्राह्मण को नहीं चाहेगा, या ब्राह्मण नेता होने का मतलब ये नहीं है कि वो राजपूत को नहीं चाहेगा। देखिए, सभी तो सामंजस्य से चलता है। और अगर हिसाब से अगर हम देखें तो पहाड़ की तो कोई भी सीट ऐसी नहीं कि जो जहाँ पर राजपूतों के अलावा कोई और डोमिनेट करता हो। सब जगह राजपूत डोमिनेट करते हैं, लेकिन हम लोग समन्वय बिठा करके चुनाव लड़ाते हैं और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, हमारे सुनने में आया है कि आपके खुद के कार्यकर्ता नाराज हैं। देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं कि मैं आकलन नहीं करता हूं जब तक मैं नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ कि जो आशा है नोटियाल, पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ सहज हैं, वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सहज है, क्योंकि मूलतः वो भारतीय जनता पार्टी से ही रही है हमेशा से। और जिला पंचायत सदस्य के रूप में मैं तो जानता हूँ कि वो यहाँ से जिला पंचायत सदस्य थी। 2002 में उनको विधानसभा का टिकट दिया गया, फिर 7 में दिया गया, तो लगातार वो यहाँ से विधायक रही हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ता आशा से खुश होना चाहिए। पर सर, वो तो खुद कहती हैं इस बात को कि हालात इतने अच्छे नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा वो महसूस करती हैं, हमारा कार्यकर्ता ऐसा महसूस करता है, तो मुझे अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति पर पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता अगर हल्का से ही एहसास कर रहा है तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सारे विपक्षी जो हैं उनको थका देंगे इन 5-6 दिनों में। भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। सर, सबसे हालात खराब थे बवाई के जी, और कल आपकी ड्यूटी बवाई में ही है। देखिए, क्या माना जाए, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये चल रहा था
कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आएंगे तो थोड़े हालात सुधरेंगे, क्या माना जा रहा था? देखिए ऐसा है कि बवई गांव हमारा ऐसा गांव है, जब मैं संगठन मंत्री था, गढ़वाल का संगठन मंत्री रहा, उत्तराखंड का संगठन मंत्री रहा, और ये बद्री केदार विधानसभा हुआ करती थी। ये गांव तब से भाजपा का गढ़ है। इस गांव से एक नरेंद्र सिंह बिष्ट हमारी पार्टी के बहुत अच्छे अध्यक्षों में रहे हैं, बहुत शरीफ इंसान, और थे वो थोड़ा आर्थिक दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर थे, लेकिन पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं वो। और निश्चित रूप से जब ये गांव हमारा पहले से एक बहुत मजबूत गांव रहा है, मेरे जाने से और पुरानी यादें जब आएंगी तो निश्चित रूप से उससे लाभ हमारी पार्टी को होगा। ठाकुर वर्सेस ठाकुर का एंगल भी थोड़ा सा समझ में आता है। अब देखिए, तो राजनीति है, जहां पर जिसकी उपयोगिता लगती है वहां पर पार्टी उसको काम देती है। रात बहुत गहरी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल अगर नहीं किया तो दिक्कत होगी। शैला रानी रावत दिवंगत विधायक हैं, उनकी मृत्यु के बाद में आमतौर पर बीजेपी में ये प्रथा रही है कि परिवार में टिकट दिया जाता है। हमने ऐश्वर्या रावत से बात की तो उनको भी इस बात का अफसोस है, उनको यकीन था कि इस बार उनको टिकट मिलेगा। अधिकार भी वो बताती हैं कि 5 साल का एक विधायक का वक्त होता है, टेन्योर होता है, क्यों नहीं मिला होगा उन्हें टिकट? ठीक है, ऐसा देखिए, ऐसा होता ही है, ऐसा भी नहीं है। पार्टी अनेक समयों पर कुछ अलग निर्णय भी लेती है, और वही निर्णय यहाँ पर पार्टी ने लिया है। पार्टी के एक पुरानी कार्यकर्ता को, और जो महिला मोर्चे के हमारे अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐश्वर्या जो हैं, शैला हमारी बहन समान थी, उनका हमारा बहुत अच्छा गहरा संबंध भी था। तो ऐश्वर्या ने अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने फ्रंट मंच पर आकर के और अपना समर्थन दिया है। आशा जी भी उनके घर गई थी, आशा जी को उन्होंने आश्वस्त किया है। तो मुझे लगता है कि देखो, थोड़ा बहुत नाराज़गी हो सकती है जब टिकट बढ़ते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स में है, जो राजनीति में है, वो ये भी जानता है टिकट तो आखिर एक को ही मिलना है। ऐसा तो नहीं है कि टिकट हो और उसके 4 पीस करके 4 लोगों को दे दो, टिकट तो एक को ही मिलेगा। तो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो इस चीज़ को भी समझते हैं। पर घर तो हरीश रावत भी पहुंचे थे उनके। अब देखिए, हरीश रावत जी गए, हरीश रावत जी महान आदमी हैं, उनके घर गए, बहुत अच्छी बात है। अगर कष्ट में किसी के घर गए हैं तो अच्छी बात है। हो सकता है कि शैला से कहा हो कि भाई आशा को समर्थन करना है, वो महिला है, वो महिला को समर्थन करना चाहिए। हरीश रावत जी ये भी कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि जानते हैं सब लोग, त्रिवेंद्र सिंह रावत न केवल शक्ति से बात करते हैं, लेकिन आज पहली बार रुख देखा कि वो बाईपास कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसमें उन्होंने बहुत बारीकी से बचाव भी किया, लेकिन एक मुद्दा ऐसा ज़रूर है जहां पर वो चूक गए, बवई का मुद्दा। बवई में उनकी ड्यूटी किस कारण लगी है, ये वहां की जनता और आम पब्लिक जो केदारनाथ उपचुनाव में वोट करेगी 20 तारीख को, वो जानती ज़रूर है। बाकी त्रिवेंद्र सिंह रावत जाने या फिर एक और ब्रह्मास्त्र हैं, वो जाने। हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं 20 तारीख का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।